आज हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर हैं। तो पार्टी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के मधुबली जी हैं। हम उनसे कई मुद्दों पर बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार जी। अभी फिलहाल का हाई कोर्ट के निर्देश के बाद यूपी सरकार ने एक निर्णय लिया है, एक आदेश जारी किया है कि जातिगत चौपाल नहीं होगी या जातिगत मीटिंग नहीं होंगी या जातिगत रैलियां नहीं होंगी या इस तरह के संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो क्या इसके पीछे कोई राजनीति है, वास्तव में जाति को खत्म करना चाहते हैं? आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत जिला कार्यालय पर। जो सवाल आपने किया है, देखिए, जो जाति प्रथा है ये तो सदियों से है इस देश में, और जो सरकार आज इन पे बैन लगा रही है, क्योंकि आज जातिगत हमले भी ज्यादा हो रहे हैं। वरना जाति के जनक तो यही है कि 4 वर्णों में बांट दीजिए, यही तो सरकार कहती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और ये ठीक है, अगर जातिगत कोई बात नहीं होगी तो जातियों पर अगर अत्याचार नहीं होगा तो फिर जातिगत कोई भी आयोजन भी नहीं होगा। तो सरकार रोके, जातिगत कोई अत्याचार प्रदेश में नहीं होना चाहिए। नहीं, कुछ समाजवादी नेता या कुछ विचारक ये कहते हैं कि जो पिछड़ी जाति है, दबी कुचली जातियां हैं, जब उन पर अत्याचार होता है तो वो अत्याचार को बताने का, एक आंकड़े इकट्ठे करने का जाति माध्यम होती है। अब तो वो कैसे बता पाएंगे कि हमारी जाति को कितना भेदभाव किया जा रहा है, हमारी जाति को क्या लाभ मिलना चाहिए? इस कारण से अगर ये जो निर्णय है कहीं ना कहीं पिछड़ी जातियों को दबाने के लिए है। लेकिन मैंने वही कहा आपसे कि जाति की प्रथा इस देश में सदियों की है। किसने जाति शुरू की, और ये जातियां खत्म नहीं हो सकती। जब देश आजाद हुआ और संविधान लिखा गया तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जाति के आधार पर ही रिजर्वेशन की उसमें व्यवस्था की थी, जो दलितों के लिए थी। बाद में मंडल आयोग बना, और वो आयोग बने तो पिछड़ी जातियों में भी वो जो कमजोर लोग थे, वो जातियां तलाश की गई कि जो पिछड़ी जाति थी। तो क्या इसके मायने ये माने जाए कि ये सब रोक लगा के इन जातियों का अस्तित्व खत्म करना चाहती है सरकार? तो ये नहीं, मुमकिन नहीं है, और ऐसा नहीं होगा कि इन जातियों का अस्तित्व खत्म हो जाए। फिर मैंने जो पहले कहा वो फिर कह रहा हूं, अगर अत्याचार होने बंद हो जाएंगे, इन जातियों को उनका हक मिलेगा, तो फिर क्या किसी को खुशी नहीं लगती है कि कोई जो है जातिगत पंचायत करेगा या जातिगत सम्मेलन करके उन्हें बताएगा? तो ये तो खत्म नहीं होगा, वरना ये रोक भी नहीं लग सकती, इसे माना भी नहीं जा सकता। जैसा देखा गया है कि जो गुर्जर समाज का झुकाव बीजेपी की तरफ है, और वर्तमान में गुर्जर लीडरशिप में जो हमारे प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी जी, उनके नेतृत्व में गुर्जर चौपाल आयोजित करने का कार्यक्रम है। तो उससे समाज में पार्टी को कुछ फायदा होगा, क्या है उसका मामला? देखिए, पार्टी को तो तमाम पिछड़ों में फायदा है, तमाम उन पीड़ित लोगों में फायदा है। वो पीड़ित किसी धर्म का, किसी जात का है, किसी बिरादरी का है, जो पीड़ित है इस सरकार से, वो समाजवादी पार्टी के साथ है। और समाजवादी पार्टी तमाम उत्तर प्रदेश के उन पीड़ितों के साथ है, किसी जात और बिरादरी का हो। रहा सवाल पर्टिकुलर किसी एक बिरादरी का, तो आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि गुर्जर बड़ी तादाद में राजकुमार भाटी जी के नेतृत्व में, अतुल प्रधान जी के नेतृत्व में, मुखिया गुर्जर के नेतृत्व में, और जो लीडरशिप है गुर्जर बिरादरी, उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के साथ आ रहा है। और चुनाव आते आते ये बिरादरी 100% समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रही है। एक बात और है, आजम खान जी जब जेल से रिहा होने वाले थे तो चाहते कि बसपा में जाने वाले, परंतु उनके बाहर आने के बाद उन अटकलों पर कुछ विराम सा लग गया है। अब तो क्या आपको लगता है कि अगर उसका जो अफवाह बीच में रही थी उनसे कुछ पार्टी कुछ नुकसान हुआ? नहीं, देखिए, अफवाहें राजनीति में होती रहती हैं। जो अफवाहें हैं उन अफवाहों को खारिज कर दिया आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब ने, और उन्होंने कहा हमारे बेटे की तरह हैं माननीय अखिलेश यादव जी। और मोहम्मद आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। उनके बारे में इतनी छोटी बातें करना, लोगों को अफवाह फैलाना शोभा नहीं देता है।
आज वो जेल से आए हैं। समाजवादी पार्टी और तमाम उनके शुभचिंतक उनका खैर मकदम और स्वागत करते हैं। जिन केसों में आजम खां साहब को जेल भेजा गया है, क्या मोहम्मद आजम खां साहब किसी दुकान को लूटेंगे, शराब की दुकान लूटेंगे, मुर्गी बकरी, क्या क्या इल्जाम में जेल में? ये तमाम सत्ता का मामला था। सत्ता ने उन्हें दाबने के लिए, एक आवाज को दाबने के लिए, जो आवाज समाजवादी थी, समाजवादी विचारधारा की आवाज थी, दबे कुछ लोग की आवाज उठाते थे, उस आवाज को दाबने के लिए काम किया। आज न्याय मिला और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी और हम भी आपके चैनल के माध्यम से जनपद बुलंदशहर की समाजवादी पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने न्याय दिया और मोहम्मद आजम खां साहब बाहर आए हैं। उनकी जेल में तबीयत भी ठीक नहीं थी। अल्लाह ताला उनकी सेहत में भी इजाफा करे, ऊपर वाला, वो स्वस्थ रहें। और पार्टी को, क्योंकि पार्टी उन्हीं की बनाई हुई है और उन्होंने खुद ही कहा है कि भाई 27 में सरकार बनाएंगे और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो इसमें कहाँ कोई शंका रह गई है। आज की तारीख में देखते हैं हम, तो शिक्षक बहुत ज्यादा आंदोलन कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि टीचरों को टेट क्लियर करना जरूरी है, परंतु टीचर कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी को दोषी मान रहे हैं। तो उस मुद्दे पर क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अगर देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय वही फैसला देता है जहां सरकारें कमजोर होती हैं और सरकार अपना पक्ष नहीं रख पाती। और इसका दूसरा ये भी हो सकता है, उसके दूसरे मायने हैं कि अपने ही लोगों से रेट करा दें सर्वोच्च न्यायालय में और सरकार वहां अपना पक्ष ना रखे। क्योंकि आज जो सरकार की नीति और नीयत है सरकारी नौकरियां खत्म करनी, क्योंकि आरक्षण को सीधे खत्म नहीं कर सकते, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में दे दीजिए और सोते ही नौकरी खत्म हो जाएंगी। अभी पीछे बहुत तेजी से चर्चा थी, जो माननीय हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश ने रोक लगाई कि कितने स्कूल जो है वो प्राइवेट देने के लिए, बिल्कुल बेचने के लिए तैयार थे, और कितने जो है 26-27 हजार नई वाइन की दुकान, शराब की दुकानों पे लाइसेंस दिए गए। एक तरफ शिक्षा के मंदिर बंद होंगे, दूसरी तरफ शराब की दुकानें खोली जा रही थी। तो मुझे एक वाकया याद आता है कि जब देश आजाद हुआ था तो आजादी से पहले सोमनाथ के मंदिर पर जो आक्रमणकारी थे विदेशी, उन्होंने हमला किया और उसे क्षतिग्रस्त किया था। और जब देश आजाद हो गया तो गुजरात के लोग गांधी जी के पास गए कि बापू, मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया, इसे बनवा दीजिए। गांधी जी ने कहा जिनकी आस्था है वो मंदिर बनवाएंगे। सरकार का काम है शिक्षा के मंदिर खोलना, स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना, आईआईटी खोलना, और वही काम शुरुआती दौर में हुआ। लेकिन जो लोग कहते हैं कि देश आजादी 14 में हुआ, 14 से पहले तो देश गुलाम था, तो 14 के बाद ये बता दें कितने एम्स खोले, कितने आईआईटी खोले और कितनी नौकरी दी है। नौकरी खत्म की गई है। नोटबंदी में क्या अंदाजा है देश के लोगों को? 15 लाख का वादा करने वाले देश के प्रधानमंत्री अचानक नोटबंदी करते हैं, रात को आते हैं टीवी पे कि कल से नोटबंदी। कितने लघु उद्योग बंद हुए देश में? कभी सरकार ने बताया? सरकार ने कोई डेटा दिया कि कितने लघु उद्योग बंद हो गए? उन लघु उद्योगों में कितने काम करने वाले बेरोजगार हो गए? कोई योजना नहीं है, कोई काम नहीं। हम टीचर के मुद्दे पर आते हैं। टीचरों के टेट के बारे में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेके गई है कि दोबारा विचार कर लिया जाए। क्या आपके व्यक्तिगत विचार के हिसाब से जो टीचर 50 साल 55 साल के आसपास जिनकी नौकरी हो चुकी है, उनको टेट क्लियर करना क्या जरूरी है? आपको लगता है कि होना चाहिए? नहीं, देखिए, जिस जमाने के वो टीचर भर्ती हैं उस जमाने की पढ़ाई में और अब की पढ़ाई में फर्क है। अगर ये लागू होगा तो फिर ये यकीन मान लीजिए कि 90% टीचर जो है बाहर हो जाए, 90% टीचर बाहर हो। तो अब 2-4-5 साल की जिनकी सर्विस बची है, जिनकी उम्र जो है 55-50 से प्लस हो गई है, तो उन्हें इस परीक्षा से बाहर रखना चाहिए। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, पार्टी का नहीं है ये पक्ष, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि उन्हें बाहर रखना चाहिए। और या फिर उनसे बात करके क्यों परीक्षा कराते हो, उन्हें वीआरएस दे दीजिए। वो तो पेंशनर है जो 50 प्लस कर गए हैं, 2004 से पहले हैं, उन्हें तो वो पेंशनर है, उन्हें पेंशन मिलेगी।
तो अगर करना ही है तो उनसे सहमति बना के कर दीजिए। और उसमें भी फिर सरकार कह रही है 2 साल की छूट होगी, तो जिसकी उम्र 52 साल 54 साल हो गई, 2 साल की छूट है तो 56 हो गई। 56 के बाद 60-62 साल में रिटायरमेंट है, तो 4 साल के लिए क्यों देगा कोई एग्जाम? तो स्वतः ही जो है वीआरएस ले लेगा। तो हमारी अध्यक्ष जी से बात हुई, वीआरएस एक उपाय नहीं है, क्योंकि टीचर एक अच्छी खासी तनख्वाह होती है और कोई भी आदमी ये चाहता है कि मैं अपना पूरा कार्यकाल करूं। इस मुद्दे पर जो संघर्ष हो रहा है टीचरों के लिए, तो टोटली सहानुभूति अध्यक्ष जी के टीचरों के साथ है और कई मुद्दों पर बात की और हमें बहुत अच्छा लगा बात करने के बाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।